अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे इंशाअल्लाह। आज हम अपना सबक नंबर 5 पढ़ेंगे, यानी लेसन नंबर 5। और आज के लेसन में या आज के सबक में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन केस, यानी प्रोनाउन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से प्रोनाउन हालात के एतबार से बदलता है। तो सबसे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे नाउन केस के बारे में या केस के बारे में, जिसको हमने पिछले सबक में पढ़ा। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि केस किसे कहते हैं। केस का मतलब होता है हालत, ठीक है। और हमने पढ़ा कि कोई नाउन या प्रोनाउन वो 3 हालतों में इस्तेमाल हो सकता है। पहला फ़ाइल, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन एज अ फ़ाइल इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन ये मफ़ऊल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी इस पर कोई काम किया जा रहा है, कोई काम हो रहा है और वो काम उस पर वाक़ हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे मफ़ऊल, और इंग्लिश में उसको कहेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नाउन या प्रोनाउन के इस्तेमाल करने की तीसरी शक्ल जो है वो है मुज़ाफ़ इलैह, जिसे हम पॉसेसिव केस कहते हैं। मुज़ाफ़ इलैह का मतलब होता है कि हम उसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत कर दें। अब अगला है हमारा एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करेंगे और इसमें है सबसे पहला हिस्सा वोकेबलरी, यानी अल्फाज व मानी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नंबर लिख रखा है, और चूंकि हमें नंबर याद हैं काफ़ी हद तक, मुझे लगता है हर किसी को याद है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी इसको पूरा कर लेते हैं। पहला वर्ड है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7। इसको हम 7 पढ़ेंगे, 7 या 7 नहीं पढ़ेंगे। 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। अब हम उर्दू से इंग्लिश लेंगे। 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20। तो ये हमने आज 20 तक के नंबरात की मश्क की, लेकिन इसको आप 20 तक ही महदूद ना जाने, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने 100 तक की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। और एक चीज़ का और ख़्याल रखना है आपको, वो ये है कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इनका मतलब होगा 14, 15, 16। लोग इसमें गलती कर जाते हैं, वो अगर कोई 14 बोलता है तो इसका मतलब कुछ लोग 40 यानी 40 समझ लेते हैं। ये गलती हो जाती है हमसे। तो या एक बात याद रखें कि यहाँ पे जो टीन का इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ टीन, इसका इतलाक़ 19 के अंदर होता है, ठीक है। 19 के अंदर जो होगा वहाँ पर हम टीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी से आता टीन एज, यानी जो नौजवान होते हैं उनको बोलते हैं टीन एज, नौजवानी की उम्र। तो यहाँ पर 18-19 तक की जो उम्र होती है उसको टीन एज बोलते हैं। तो इसलिए आप कभी भी गलती नहीं करेंगे समझने में, ख़ासकर जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो अगर वो बताता है कि आपकी सैलरी मंथली मान लीजिए 14 बता दिया किसी ने, तो आप समझते हैं 40 है तो खुश हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, जहाँ भी टीन आएगा तो इसका मतलब ये 20 के नीचे ही है, 20 के ऊपर नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और हम अफ़ाल की मश्क करते हैं। पहला वर्ड है बिल्ड, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है बिल्ट, बिल्ट। बनाना, बर्न,
सेकेंड और थर्ड है बर्न्ट बर्न्ट, जलना या जलाना। बाई, सेकेंड और थर्ड फॉर्म है बॉट बॉट, इसको बाउट बाउट नहीं पढ़ेंगे, बॉट बॉट। खरीदना, कैच, सेकेंड और थर्ड फॉर्म है कॉट कॉट, इसको आप काउट काउट नहीं पढ़ेंगे। पकड़ना, डील, सेकेंड और थर्ड फॉर्म है डेल्ट डेल्ट, नॉट डील्ड। डील्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप गलती पर हैं। डील, डेल्ट डेल्ट, मुआमला करना। अब हम चलते हैं डेली मेनर्स की तरफ। हमने कुछ आपको जुमले दिए थे याद करने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग याद करके आए होंगे। और इसमें सबसे पहला जुमला है कि अगर हम किसी मजलिस में बैठे हों और कोई सवाल करना चाहते हों तो इस सूरत में हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारे तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, आप किसी भी तरीक़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई देंगे इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप जिनको चाहें उनको इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप कह सकते हैं सर, यहाँ पे आप मैम भी कह सकते हैं, मैडम भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी सियाक के हिसाब से। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। दूसरा है सर आई हैव अ क्वेश्चन। आगे है सर मे आई हैव अ क्वेश्चन। आगे हमने दिया था आपको कि अगर हम किसी ने हमसे सवाल किया और हम उसका सवाल फ़ौरन देना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यस प्लीज़, यस प्लीज़ से व्हाट इज़ अ क्वेश्चन, यस प्लीज़ से योर क्वेश्चन, यस प्लीज़ व्हाट इज़ योर क्वेश्चन। अगला है अगर हम किसी का सवाल सुन लिए हैं लेकिन हम फ़ौरन उसको जवाब नहीं देना चाहते बल्कि हम चाहते हैं कि अपनी बात पूरी कर लें, तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़, जस्ट अ मिनट प्लीज़, प्लीज़ वेट अ मिनट। अगला है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमें आवाज़ समझ में नहीं आती है, वो क्या बोल रहा है ये हम समझ नहीं पाते हैं, तो इस सूरत में बोलते हैं जी, क्या कह रहे थे आप। तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं उर्दू में, इसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ तरीक़े हैं जिनका हमें जानना ज़रूरी है। तो इनमें से पहला जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है पार्डन मी, या पार्डन आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं पार्डन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है तो आप इसी को याद कर लें, पार्डन मी या पार्डन। लहजा आपका चेंज हो जाएगा, जिस तरह से आप जी में आप लहजा चेंज करते हैं वही चीज़ यहाँ पे भी आप फॉलो करेंगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कैन यू से अगेन, अगर कोई बड़ा आदमी है तो यहाँ पे हम प्लीज़ कह देंगे, कैन यू से अगेन प्लीज़, थोड़ा सा मुहज़्ज़ब हो जाएगा हमारा जुमला। हम कहेंगे कुड यू प्लीज़ रिपीट, कि आप दोबारा कह सकते हैं अपनी बात को। अगला है कुड यू प्लीज़ रिपीट वन मोर टाइम, क्या आप एक बार फिर से अपनी बात कह सकते हैं जो कुछ आप कह रहे थे। तो ये तरीक़े हैं किसी से किसी बात को दोबारा कहलवाने के, ठीक है। अब हम चल रहे हैं रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ और हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और आप मैच करेंगे कि आपने क्या पढ़ा और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अगर आपने कुछ अलग पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोनाउंसिएशन या नुत्क वो सही नहीं है, इसको आपको सही करने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से सुने और देखें कि आप क्या पढ़ रहे थे और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। There was a lion in a forest. लायन चल सकता है बट अगर आप एल को थोड़ा सा पूर्व पढ़ें तो अच्छा लगता है। सो दियर, दियर हम लोग इंडियन बोलते हैं दियर, आप थोड़ा सा पूर्व पढ़ेंगे और कहेंगे दियर, दियर, दियर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट, वन डे ही वॉज स्लीपिंग, सडनली, कुछ लोग इसको सडनली नहीं पढ़े, जल्दी से पढ़ेंगे आप सडनली, ठीक है। सडनली तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, सडनली नहीं हो सकता है, बल्कि आप जल्दी से पढ़ेंगे और कहेंगे सडनली,
rat came out, not come out, came ये सेकेंड फॉर्म में कम का, ओके। तो कहेंगे suddenly a rat came out and started crawling over the lion। यहाँ पे लोग गलत पढ़ते हैं, ओवर कर देते हैं, ओवर या ओवर भी कुछ लोग पढ़ देते हैं, वी को बा कर देते हैं, जो कि गलत है। ओवर ओवर द लायन woke up and became very angry। become नहीं होगा, ये became इमाले के साथ। सो became very angry, कुछ लोग इसको अंग्री पढ़ते हैं, अंग्री नहीं होगा ये, एंग्री एक ही आवाज आएगी। became very angry, he grabbed the rat in his claws and wanted to kill him। the rat said, इसको आप said नहीं पढ़ेंगे, said। the rat said, if you leave me I may help you in future। hearing this the lion laughed, कुछ लोग इसको laughed पढ़ते हैं, laughed नहीं होगा, laughed and released the rat। ओके, ये मैंने आपको एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को पढ़ के बताया। एक बार फिर से पढ़ता हूँ रवानगी के साथ। There was a lion in a forest। One day he was sleeping। Suddenly a rat came out and started crawling over the lion। The lion woke up and became very angry। He grabbed the rat in his claws and wanted to kill him। The rat said, if you leave me I may help you in future। Hearing this the lion laughed and released the rat। तो ये पहला पैराग्राफ था। अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। After some days the hunters set a trap in the forest and the lion was caught in it। इसको आप caught नहीं पढ़ेंगे, caught in it। The lion tried hard to get out of the trap but in vain। इसको आप वैन नहीं पढ़ेंगे, ये क्या होगा, वेन होगा, इन वेन, बिला फायदा। ओके, तो आप करेंगे The lion tried hard to get out of the trap but in vain। The rat heard the lion roaring and came out of his burrow। He recognized the lion and cut the net with his teeth। The lion was free and thanked the rat। Thanked नहीं होगा, thanked the rat। ओके, अब मैं एक बार फिर से पैराग्राफ को पढ़ता हूँ रवानगी के साथ। After some days the hunters set a trap in the forest and the lion was caught in it। The lion tried hard to get out of the trap but in vain। The rat heard the lion roaring and came out of his burrow। He recognized the lion and cut the net with his teeth। The lion was free and he thanked the rat। ओके, तो आप जब भी पढ़ने की मशक करें तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें कि आपको ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ना है, ना बहुत ही ज़्यादा रुक रुक के क्या पढ़ें। देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट, इस तरह भी सही नहीं है। और देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट वन डे ही वाज स्लीपिंग सडनली अ रेड कैम, ये भी नहीं सही है। बल्कि आप ठहर ठहर के आराम से पढ़ें, क्योंकि आप रीडिंग कर रहे हैं ना कि मुताला कर रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग अलग चीज़ होती है, आप इस चीज़ का ख्याल रखें। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम ग्रामर करते हैं जैसा कि मैंने आपको दिया था। तो इसमें सवाल क्या है, मंदर झेल में नाउन या प्रोनाउन की केस का तयन करें। आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, बोल्ड कर रखा है और अंडरलाइन कर रखा है, इनमें से आपको तयन करनी है। तो गिव रियाज द पेन, यहाँ पे रियाज भी है और पेन भी है, तो दोनों में होगा ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि रियाज को कलम दो। ठीक है, तो यहाँ पे रियाज को कलम दिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है, कलम दिया जा रहा है। तो रियाज भी ऑब्जेक्ट होगा और पेन भी ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिव रियाज द पेन, रियाज को कलम दो। उसके बाद है करीम इज माई फ्रेंड।
तो करीम के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, करीम के बारे में बात की जा रही है, तो ये होगा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट का मतलब आप काम करने वाला भी लेंगे, और मुब्तदा जिसे कहते हैं, खुलासे कलाम जिसके बारे में बात की जाए उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो करीम इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे करीम के बारे में बात की जा रही है तो हम कहेंगे ये सब्जेक्टिव केस में है। उसके बाद है हाउ ब्यूटीफुल अहमद्स हाउस इज़। यहाँ पे अहमद के घर के बारे में बात की जा रही है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव केस होगा, क्योंकि अहमद की तरफ निस्बत की गई है घर की। चौथा सेंटेंस है डज खालिद गो टू मार्केट डेली। यहाँ पे खालिद के बारे में पूछा जा रहा है, खालिद के बारे में बात की जा रही है तो गोया कि खालिद ये सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर किसी ने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ तो गलत है, क्योंकि खालिद के बारे में बात की जा रही, जाने वाले के बारे में बात की जा रही, कौन, खालिद। उसके बाद है अस्का इज नॉट अ नर्स। अस्का इज नॉट अ नर्स, यहाँ पे अस्का के बारे में बात की जा रही है तो हम कहेंगे अस्का ये सब्जेक्टिव केस है। दे वर बीटिंग रमेश, यहाँ पे रमेश को मारा जा रहा है, गोया कि यहाँ पे मफऊल बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो हम कहेंगे कि रमेश यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। उसके बाद है वेयर डज रेशमा लिव, रेशमा कहाँ रहती है। तो यहाँ पे रेशमा को आपको बताना था, रेशमा के बारे में बात की जा रही, रहने वाला कौन है, किसके बारे में बात की जा रही, रेशमा के, तो गोया कि ये सब्जेक्टिव केस में है। उसके बाद है यू आर वेरी बैड, यू आर वेरी बैड, तो यहाँ पे तुम्हारे बारे में, यू के बारे में बात की जा रही है तो गोया कि ये बनेगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद है वेयर इज माई की, मेरी चाबी कहाँ है। तो यहाँ पे माई आप समझ सकते हैं इजाफत के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो हम कहेंगे पॉजेसिव केस में ये इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है अहमद्स बैग इज इन क्लासरूम, तो यहाँ पे अहमद के झोले या अहमद के बैग के बारे में बात की जा रही थी, तो गोया कि झोले की निस्बत की गई अहमद की तरफ, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे पॉजेसिव केस, यहाँ पे हालत इजाफी में इस्तेमाल हुआ है। तो ये है हमारा काम या हमारी तमरीन या हमारी मश्क ग्रामर से मुतालिक, और यही सही जवाब है। इन सारे जुमलों का आप लोग मैच कर लें और देखिए कहीं आपने कुछ और लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके समझने में कहीं गलती हुई है। अब हम जा रहे हैं अपना आज का सबक पढ़ने, जो कि प्रोनाउन केस के बारे में है। यानी आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि इसमें ज़मीर की कितनी हालतें होती हैं, और इसकी वही 3 ही हालतें होती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कल का जो सबक ख़त्म किया था वो इस नुक्ते के साथ ख़त्म किया था कि नाउन ये हमेशा अपनी हालत पर बाकी रहेगा, इसको हम तब्दील नहीं करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट बने, चाहे ऑब्जेक्ट बने, चाहे पॉजेसिव केस में आए, तीनों हालतों में अगर अहमद है तो अहमद ही रहेगा। लेकिन प्रोनाउन का मामला इसके बरअक्स है, यानी प्रोनाउन ये हालात के एतबार से बदलता रहता है। अब हम आपको मिसालों के साथ इसको समझाएंगे, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि किसी के पास कोई सवाल हो तो हम उसको सुन लें। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर गिव रियाज द पेन, ये और अच्छे से समझना था। गिव मीन्स इसका मतलब यहाँ पे फ़ेल अम्र है, ठीक है। गिव रियाज द पेन, मान लीजिए कि यहाँ पे यू ये सब्जेक्ट बनेगा, यू गिव द रियाज द पेन, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे फ़ेल अम्र कहते हैं इसमें तुम महजूफ होता है ना। तो अगर जी मैं कहूँ कि मुझे पानी दो, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, मुझे दो, तो मुझे मैं भी मफूल बनूंगा और पानी भी मफूल बनेगा, ठीक है, ना कि मी ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आप मुझे दे रहे हो, देने वाले आप हो, यू यहाँ पे हिडन है, तो इसलिए आप अगर आपने सब्जेक्ट लिखा होगा तो वो गलत है। ओके, हमने ब्रेक ले लिया, अब हम फिर से शुरू करेंगे और हमारा ये सबक शुरू होगा उस नुक्ते के साथ जिसको हम पहले ही से जानते हैं। वो ये है कि नाउन ये तीनों हालतों में एक ही रहेगा, इसको हम नहीं बदलेंगे, जबकि प्रोनाउन ये हालात के एतबार से बदलता रहेगा। अब हम मिसाल देखते हैं। हम पहले आपको नाउन की मिसाल दिखाएंगे, फिर प्रोनाउन की मिसाल दिखाएंगे ताकि वाज़ेह हो जाए बात।
नाउन किसे कहते हैं? नाउन नाम को कहते हैं, किसी शख्सियत का पता चले, किसी चीज़ का पता चले या किसी जगह का पता चले, उसको हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। मैंने याद करा दिया ताकि अगर किसी को ना पता हो नाउन प्रोनाउन क्या है तो वो जान जाए। नाउन नाम को कहते हैं, प्रोनाउन जो नाम की जगह पे या किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टुडे अहमद डिड नॉट गो टू स्कूल। आज अहमद स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पर अहमद ये सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। ठीक है, अब हम प्रोनाउन को देखेंगे। प्रोनाउन में है टुडे ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ही ये प्रोनाउन है। ठीक है, ही यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि आप ही से कुछ भी मुराद ले सकते हैं। अहमद ही को आप मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ही यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है। अगली मिसाल ऑब्जेक्टिव केस की, द टीचर्स कॉल्ड अहमद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अहमद यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि टीचर ने किसको बुलाया? टीचर ने अहमद को बुलाया। तो गोया कि अहमद यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। अगर आप देखें तो सब्जेक्ट में भी अहमद था और ऑब्जेक्ट में भी अहमद ही है। हम बात करेंगे प्रोनाउन की, तो इसकी मिसाल है द टीचर कॉल्ड हिम। टीचर कॉल्ड हिम, टीचर ने उसे फ़ोन किया या उसे बुलाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिम ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट जो कि ही है और ऑब्जेक्ट जो कि हिम है दोनों अलग हैं। लेकिन अहमद एज अ सब्जेक्ट अहमद ही है और एज एन ऑब्जेक्ट ये अहमद ही है, लेकिन ही एज अ सब्जेक्ट है और हिम एज एन ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रोनाउन चेंज हो गया है। और मिसाल देखते हैं पॉसेसिव केस की, अहमद पेन इज न्यू। अहमद का कलम नया है। हिज पेन इज न्यू। हिज पेन इज न्यू। अब आप अगर तीनों का मुआजना करें, प्रोनाउन का और नाउन का, तो आपको नज़र आएगा कि नाउन में अहमद तीनों जगह ही अहमद है। यहाँ पे अलग बात है कि एपस्ट्रॉफी कम आ गया, ये अलग चीज़ है, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, अहमद ही है। आप तो अहमद एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, यानी नाउन हमेशा एक ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जबकि प्रोनाउन ये चेंज हो गया, जैसा कि आप देखते हैं सब्जेक्टिव में ही इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट में हिम इस्तेमाल हुआ है और पॉसेसिव केस में हिज इस्तेमाल हुआ है। तो यही वो नुक्ता था जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि जब हम कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो उसकी असल शक्ल क्या होगी हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, प्रोनाउन कई तरह के हैं, जैसे कि यहाँ पे ही है। अब चूंकि ये बदलते रहते हैं तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जो प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट में कैसे इस्तेमाल होंगे, ऑब्जेक्ट में कैसे इस्तेमाल होंगे और पॉसेसिव केस में कैसे इस्तेमाल होंगे। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक लिस्ट बना रखी है जिसमें से है आई, वी, यू, ही, शी एंड दे। अगर आप देखेंगी कि ये ऐसे वर्ड हैं जिनको हम प्रोनाउन कहते हैं और इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत आम है। ठीक है, तो अब हम हर एक के बारे में बताएंगे कि आई सब्जेक्ट में कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कैसे लिखेंगे और पॉसेसिव में कैसे लिखेंगे। तो सारे को हम अब आपको बताने जा रहे हैं। तो आई की अगर हम बात करें तो जब भी सब्जेक्ट बनेगा, मैं लफ्ज़ मैं जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो हम उसको आई कहेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको हम मी कहेंगे, मी। और पॉसेसिव केस में बनेगा तो हम कहेंगे माई। अगर हम उर्दू की मिसाल दें तो आप कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ पे आपने मैं इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट लाएं तो आप क्या कहेंगे? उसने मुझे मारा। आप नहीं कहते उसने मैं मारा, आपने चेंज किया, उसने मुझे मारा। और अगर आप पॉजिटिव केस में जाए तो आप क्या कहेंगे? मेरी किताब। आप नहीं कहेंगे मैं एक किताब, गलत हो जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में भी फॉलो करनी है, स्पीकिंग में भी, लिखने में भी। ठीक है, तो आई एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो आप आई इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप आई को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मी इस्तेमाल करेंगे, और पॉजिटिव केस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप माई इस्तेमाल करेंगे।
अगर हम वी की बात करें तो ये वी एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और एज ऑब्जेक्ट हम अस इस्तेमाल करते हैं, और एज पॉजेसिव केस हम आवर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यू की बात करें, यू तुम के माने में, आप के माने में, इसको आप सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी। सिंगुलर का मतलब वाहिद तुम, और प्लूरल का मतलब जमा तुम सब, तुम लोग। तो सब्जेक्ट के तौर पर यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यू ही इस्तेमाल होता है, लेकिन पॉजेसिव केस इसकी बदल जाती है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पे यू चेंज क्यों नहीं हुआ ऑब्जेक्ट में, तो इसका जवाब यही होगा क्योंकि अहले लुगत ने ऐसा ही इस्तेमाल किया है, उनका यही इस्तेमाल है, तो इसलिए हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यू एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होगा, एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होगा, लेकिन पॉजेसिव केस में ये चेंज हो जाएगा और ये योर का माना लेगा। हम बात करें ही की, जिसके बारे में हमने तफसील से अभी पढ़ा, इसका सेकंड फॉर्म यानी ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा, और पॉजेसिव केस में हम इसको हिज इस्तेमाल करेंगे। हम बात करें शी की, तो इसका ऑब्जेक्ट हर आएगा, और पॉजेसिव केस भी हर आएगा, दोनों ही हर के माने में इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये जुमले के एतबार से फैसला होगा कि ये पॉजेसिव केस में इस्तेमाल हुआ है या ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। आखिरी ज़मीर जिसे दे कहते हैं, दे का मतलब होता है वो लोग, वो सब, ये मेल फीमेल सबके लिए इस्तेमाल होता है। अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हम कहेंगे देम, और अगर और अगर पॉजेसिव केस बन रहा है तो हम कहेंगे देयर। तो ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव ये हालात हैं ज़माइर की। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से ये बदल रहे हैं। अब हर एक को मिसालों के साथ हम देखते हैं। देखिए आई, सबसे पहले हमने लिया आई को, जैसे कि आप कहते हैं आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ या मैं एक उस्ताद हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है आई, इसलिए हमने यहाँ पे आई इस्तेमाल किया है। अब देखेंगे दूसरे वाले में सुहेब कॉल्ड मी, यहाँ पे मी इस्तेमाल हुआ है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा आप यहाँ पे मी ही कहेंगे, आप नहीं कह सकते हैं सुहेब कॉल्ड आई, गलत हो जाएगा। पॉजेसिव केस यानी अगर आप ये कहना चाहते हैं मेरा बेटा, तो आप कहेंगे माई सन, आई सन नहीं कहेंगे आप, बल्कि माई का मान आप देंगे, आप कहेंगे माई सन। ओके, माई सन इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एज अ सब्जेक्ट, मी एज एन ऑब्जेक्ट, और माई एज पॉजेसिव केस। यहाँ पे आप नहीं कहेंगे आई सन, आप नहीं कहेंगे आई बुक, यू विल ऑलवेज से माई बुक, मेरी किताब। ओके, ये मिसाल है आई की। हम दूसरी मिसाल लेते हैं वी की, और मैंने बताया वी की भी शक्लें मुख्तलिफ होती रहती हैं हालात के अतबार से। तो जब ये सब्जेक्ट बनेंगे तो हम इनको वी इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप कहें वी आर टीचर्स या वी आर टीचर, तो आप कहेंगे वी। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये सुहेब कॉल्ड अस हो जाएगा। सुहेब कॉल्ड वी नहीं होगा, बल्कि अस होगा। और अगर यही चीज़ पॉजेसिव केस में आ जाए तो आप कहेंगे आवर सन, नॉट वी सन। आप क्या कहेंगे, हमारा बेटा, तो आप कहेंगे आवर सन। तो ये है मिसाल वी की। अब हम आगे बात करते हैं तुम, आप या तुम सब, तुम लोग, जिसे हम व्यू का माना देते हैं, जमा प्लूरल और वाहिद सिंगुलर, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सबका एक ही इस्तेमाल होगा। तो अगर आप देखेंगे यू आर टीचर, आप उस्ताद हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं सब्जेक्ट होने की वजह से यू आया हुआ है, और सुहेब कॉल्ड यू, यहाँ पे भी यू आया हुआ है, चूंकि यू एज अ सब्जेक्ट या एज ऑब्जेक्ट दोनों शक्लें एक ही होती हैं, इसलिए हम यू को ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर टीचर, सुहेब कॉल्ड यू। लेकिन इसकी पॉजेसिव केस बदल जाएगी और आप इसे कहेंगे योर सन, योर सन, आपका बेटा, इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर योर सन इज अ डॉक्टर, आपका बेटा डॉक्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर सन पॉजेसिव केस में आया हुआ है, तो जब भी आप कहेंगे तुम्हारा बेटा या आपका बेटा या कुछ भी, तो यहाँ पे आप योर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि आप यू का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे बात करते हैं हम ही की, जिसका माना है वो,
तो आपने इसके बारे में पढ़ा कि ही एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे मैंने उसको मारा तो आप हिम का माना देंगे उसे, और जैसे ही आप कहेंगे उसका, उसकी, उसके, तो आप यहाँ पर हिज का माना देंगे। जैसे आप कहना चाहते हैं उसका बेटा तो आप कहेंगे हिज बुक, आप नहीं कहेंगे ही। अगर आप कहना चाहते हैं उसका बेटा तो आप कहेंगे हिज सन, आप ही सन नहीं कहेंगे। इसी तरह से अगर आप कहना चाहते हैं उसकी किताब तो आप कहेंगे हिज बुक, नॉट ही बुक। ओके, अगली मिसाल है शी की, जो कि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब भी शी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे आप, तो आप वहाँ पर शी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बना देंगे इसको, ये हर हो जाएगा, और पॉजिटिव केस भी हर ही रहेगा। तो आप कह सकते हैं हर सन, उसका बेटा, फॉर अ फीमेल, औरत के लिए। आप यहाँ पर शी सन नहीं कहेंगे, बल्कि हर सन, हर बुक, हर हाउस, हर हस्बैंड, एक्सेट्रा। अब हम बात करें दे की, जो कि मुज़क्कर मुअन्नस जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि वो सब, वो लोग के माने में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। जब भी आप कहेंगे दे आर डॉग टीचर्स, दे आर डॉक्टर, वट एवर, तो आप यहाँ पे दे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पर सुहेब कॉल्ड देम इस्तेमाल करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप देम इस्तेमाल करेंगे। और अगर यही चीज़ मिल्कियत की तरफ आ जाए, उनकी किताब, उनका बेटा, इस तरह, तो वहाँ पे आप देयर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से देयर सन का मतलब हो गया उनका बेटा। ये मिसालें थी, हमने तफसील के साथ बता दिया कि प्रोनाउंस की शक्ल किस हालत में क्या होगी, और हमने आपको मिसालें दी। तो जो कुछ हमने आज पढ़ा उसका खुलासा ये है कि प्रोनाउन की जो हालत होती है वो बदलती रहती है। अगर हम आई इस्तेमाल करें तो एज अ सब्जेक्ट ये आई रहेगा, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये मी हो जाएगा, और पॉजिटिव केस में जा कर के ये माई हो जाएगा। अगर हम वी इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट तो वी रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में जा कर के ये अस हो जाएगा, और पॉजिटिव केस में जा कर के ये अवर हो जाएगा। यू को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी हम यू ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव केस में जा कर के योर हो जाएगा। ही इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट, हिम इस्तेमाल करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट, और हिज इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव केस में। शी का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्टिव के केस में, हर इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, और पॉजिटिव केस में हम इस्तेमाल करेंगे हर। दोनों सेम ही होंगे, जिस तरह से यू सेम है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, और शी, हर और हर ये ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव में सेम है। अगर हम दे की बात करें तो जब भी हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो दे आएगा, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे ये देम हो जाएगा, और पॉजिटिव केस में जाकर के देयर हो जाएगा, देयर सन। तो ये आज के सबक का खुलासा है। आपको इन सबको याद रखना चाहिए, इनको याद कर लेना चाहिए, ताकि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो आपसे गलती ना हो। तो ये रहा आज के सबक का खुलासा। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिखें प्लीज़। यस, मोहम्मद उमर, आपके पास सवाल था? यस सर वो केस की जो तीनों हालत हैं वो सबका माने अगर राइटिंग में हो जाता तो अच्छा होता। ओके, केस के मानी आई अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब होगा मैं। अगर आप मी इस्तेमाल करते हैं तो आप कह सकते हैं मुझे या मुझको। माई इस्तेमाल करेंगे तो मेरा या मेरी या मेरे, अलग अलग एतबार से। अगर आप वी इस्तेमाल करते हैं तो होगा हम लोग, हम सब, या हम। अस अगर आप चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को, हम सब को, या हमें। अगर आप अवर इस्तेमाल करते हैं तो आप कह सकते हैं हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, हम सब का, हम सब की, हम सब के। यू इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है आप, तुम, या तू, या आप लोग, आप सब, तुम लोग, तुम सब। यू एज एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा तुझे, तुझको, तुम्हें, आपको। अगर आप योर इस्तेमाल करते हैं तो आप कह सकते हैं तेरा, तेरी, तेरे। ये हो सकता है कि तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ये हो सकता है आपका, आपकी, आपके। अगर ही की बात करें तो इसका मतलब होगा वो, हिम, उसे या उसको, हिज, उसका, उसकी, उसके, शी, वो, मुअन्नस, हर, उसे या उसको, हर एज पॉसेसिव केस, उसका, उसकी, उसके।
दे का माना होगा वो लोग, वो सब। देम का माना हो जाएगा उन लोगों को, उन सब को। डियर का माना हो जाएगा उन लोगों का या उन सब का, या उन सब की या उन सब के। हालात के अतबार से आप का की के लाएंगे। तो इनके मानी हैं जिनको मुझे लगता है आप जानते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, ये है इनके मानी। एक सवाल ये है कि क्या अगर हम माई इस्तेमाल कर लेते हैं तो यस जो कि की का माना देता है, एपॉस्ट्रोफी कॉमा जिसे कहते हैं, उसके साथ जो यस आती है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी किताब, तो आप कहेंगे माई बुक, आप माईज बुक नहीं कहेंगे। वो जो एपॉस्ट्रोफी कॉमा आता है वो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। अगर आप कहें जैद की किताब तो आप कहेंगे जैद्स बुक, लेकिन यहाँ पर माई के साथ आप एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल था। ओके, अब हम एक्सरसाइज लेते हैं और अपने मामूल के हिसाब से हम शुरू करते हैं वोकेबलरी से, यानी अल्फाज व मानी से। और यहाँ पर चूंकि हमने 20 तक सीख लिया है और अब हम आगे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से 21-22 नहीं बताऊंगा, बल्कि जो 30, 40, 50 है उन्हीं को बताऊंगा ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो। तो मैंने जैसा कि बताया था पिछले सबक में कि अगर आप 1 से लेकर के 9 तक याद कर लेते हैं, सही नुत्क हो जाता है आपका, तो इसी की बेस पे आप 100 तक गिनती गिनेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे 30 है, अगर आप इसको 31 कहना चाहते हैं तो आप 30 भी कहेंगे और 1 भी कहेंगे, 31। तो अगर आपका वो 1, 2 से लेकर के 9 तक अगर सही है तो आप गोया कि मतलब 100 तक गिनती आपको सही से आती है। तो इसलिए यहाँ पर मैं फिर से नहीं लिखूंगा 31, 32, बहुत वक्त लग जाएगा इसमें, 2-3 दिन चले जाएंगे। तो इसलिए हम आपको सिर्फ दहाई बताएंगे, क्योंकि इसी से मिलकर के सारी चीज़ें बनेंगी। तो इसको हम पढ़ेंगे 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70। यहाँ पे 70 वही 7 से ही है, से 1 नहीं कहेंगे, 70, 70, 70, 80, 80। इसको लोग 8 टी पढ़ते हैं, गलत है, 80, जल्दी से, डबल टी नहीं यहाँ पे, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 1000, 1000। तो गोया कि अगर आप 31 कहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 31 मीन्स 31। अगर आप 32 कहना चाहते हैं तो 32, वही नुत्क आप यहाँ पे लाएंगे तो 32 हो जाएगा। 33 कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे 33, वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी फिर से, तो इसलिए मैं इसको नहीं दोहराऊंगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अदद को, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका नुत्क सही होना चाहिए। तो भैया कि ये आप जो है 100 तक गिनती सीख लिया आपने, आपका नुत्क सही होना चाहिए, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद आते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा किस तरह हम कहेंगे। तो पहले को हम कहते हैं फर्स्ट। कुछ लोग हो सकता है आपको मिले जो फर्स्ट पढ़ते हैं, ऐसा है, मिलते हैं लोग। तो ये क्या होगा, फर्स्ट। आर को बहुत हल्का आप निकालेंगे, इसका मतलब पहला। अब पहला का मतलब आप पहली भी हो सकता है, लेकिन मुतलक तौर पर हम मुजक्कर ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे पहला। पहले भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जुमले में इस्तेमाल किताब थे। तो फर्स्ट पहला, सेकंड दूसरा। इसे लोग सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड गलत है, सेकंड दूसरा। थर्ड तीसरा। फोर्थ फोर्थ चौथा। फिफ्थ पांचवा। सिक्स्थ छठा। सेवेंथ, सेवंथ नहीं, सेवेंथ, सेवंथ गलत हो जाएगा, सेवेंथ सातवां। एट्थ आठवां। नाइन्थ नवा। 10th 10वां। तो ये आपका यहाँ तक जो है ये आपका नंबर हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है एज अ सिफत इस्तेमाल करेंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो आज हमने 10 तक लिया, 10वां तक। यहाँ पे 10वीं भी हो सकता है, 9वीं भी हो सकता है, 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि आपने 100 तक की गिनती सीख ली। अब आप ये इंतजार मत करिएगा कि 31 कब आएगा, 32 कब आएगा, 33 कब आएगा। यहाँ पे आपने सीख लिया, यहाँ पे आप ऐड करते जाएं वही जो 1 से लेकर के 9 तक आपने सीखा है।
अब हम बात करेंगे इसकी। यहाँ तक हमने 10 तक ले लिया है। अब इंशाल्लाह अगले लेसन में हम इसको और लेंगे ताकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप उनको सीख सकें। अब नंबर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, यहीं पे हमारा नंबर ख़त्म होता है। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब आगे चलते हैं वर्ब की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको वर्ब दे रखे हैं, और ये वर्ब ऐसे हैं जिनका पहला फॉर्म अलग है, दूसरा और तीसरा एक जैसे हैं। तो इसमें से पहला है डिग, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है डग। डग इसका मतलब खोदना, जैसे कि कब्र खोदना, गड्ढा खोदना, लाइक दैट। फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है फेड। फेड इसका मतलब सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे जो खिलाना है, हाथ से खिलाना नहीं होगा, बल्कि कोई चीज़ मतलब खाने के लिए देना, ठीक है। जैसे आई विल फीड यू बिरयानी, कम टू माई होम। तो यहाँ पे आप हाथ से नहीं खिलाएंगे उसको, बल्कि आप बस खाने के लिए उसको देंगे। कम कम विद मी टू द कैंटीन, आई विल गिव यू, आई विल फीड यू बिरयानी। तो इस माने में होगा इसका इस्तेमाल, ठीक है, खिलाना। फील का मतलब होता है महसूस करना, जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म है फेल्ट। फेल्ट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। फॉट। फॉट इसको आप बिल्कुल फाउट फाउट नहीं कहेंगे, फॉट फॉट, थोड़ा सा पुर करके। फाइंड का मतलब होता है पाना या हासिल करना। फाउंड। फाउंड। ओके। तो ये मानी है, ये अल्फाज हैं, ये अफ़आल हैं, इनको आपको याद करना है अगले सबक में इंशाअल्लाह। अब हम आगे चलते हैं डेली मैनर्स की तरफ, और हमारा डेली मैनर्स आज हम सीखेंगे कि ईद वगैरह की मुबारकबादी कैसे हम देंगे। जैसे कि हम बोलते हैं ईद मुबारक, बकरीद मुबारक, इस तरह के जो त्यौहार आते हैं तो इनकी दुआ है। एज अ मुसलमान हमें दुआ ही करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें सीखना चाहिए कि कुछ लोग हमें इंग्लिश ही में मुबारकबादी देते हैं। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हैप्पी ईद उल फित्र या हैप्पी ईद उल अज़हा, राइट। तो यहाँ पे हम कहेंगे हैप्पी ईद उल फित्र, या हम कहेंगे हैप्पी ईद उल अज़हा। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वो है प्रोनाउंसिएशन। वो ये है कि यहाँ पे लोग इसको हैप्पी, हैप्पी बिल्कुल पा को 2 बार पढ़ देते हैं। देखिए इंग्लिश में डबल होता है लेकिन इसको पढ़ते नहीं है, तो इसको आप कहेंगे हैप्पी। हैप्पी यहाँ पे एक ही पा की आवाज़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हैप्पी ईद उल फित्र, हैप्पी ईद उल अज़हा, ठीक है। तो आप हैप्पी नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, हैप्पी ईद उल फित्र, हैप्पी ईद उल अज़हा। तो इस तरह से आप मुबारकबाद पेश करेंगे। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरे जुमले की, तो इम्तहानात वगैरह के मुतालिक नई तमन्नाओं के लिए, जैसे कि कोई आपका साथी है, आप उसे छोड़ ले गए एग्ज़ाम हॉल की तरफ, वो अब आपसे रुखसत हो रहा है, एग्ज़ाम हॉल में जा रहा है, तो हम बोलते हैं ठीक है इंशाल्लाह अच्छे से लगा के आना, अल्लाह ताला कामयाब करे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, सब कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। और कह सकते हैं आप बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ खैर हो इंशाल्लाह। तो इसके अलावा भी और जुमले हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा आम है, इन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपको लाकर शो किया है या दिखाया है। आगे बात आ रही किसी तरह की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। कोई इंसान कामयाब हो गया, ठीक है, मान लीजिए आप जिस लड़के को या जिस दोस्त को एग्ज़ाम हॉल छोड़कर गए थे, उसका नतीजा आ गया और माशाल्लाह अच्छे नंबरात से कामयाब है, तो हम उर्दू में कहते हैं माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, बहुत सारी बातें हम कहते हैं, मुबारक हो। तो इंग्लिश में भी हम कहते हैं कंग्रेट्स। कंग्रेट्स ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी असल है कंग्रेचुलेशंस। तो कंग्रेट्स भी इस्तेमाल होता है, कंग्रेचुलेशंस भी इस्तेमाल होता है, और हो सकता है मैंने कंग्रेचुलेशंस। कुछ लोग मैनी मैनी भी कर देते हैं, आप वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंग्रेट्स, कंग्रेचुलेशंस, मैनी कंग्रेचुलेशंस, ये ज़्यादा इस्तेमाल हैं। उसके बाद हम आते हैं, कोई कहीं छुट्टी पर जा रहा हो। छुट्टी पर जाने का मतलब ये है कि वो कहीं पर जा रहा है, मान लीजिए उसकी छुट्टी हुई गर्मी की, पिकनिक वगैरह पे जा रहा है, सफ़र वगैरह पे जा रहा है, तो हमसे आके बता रहा है कि भाई मैं इंशाल्लाह इस बार न्यूयॉर्क जा रहा हूँ घूमने के लिए छुट्टी में। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंग्लिश में हैव अ गुड हॉलीडे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं इंजॉय योर हॉलीडे। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वो है नुत्क। और नुत्क वो है कि हम इसको होली डे नहीं पढ़ेंगे, होली डे नहीं पढ़ेंगे। होली का मतलब हो जाता है मुक़द्दस, जैसे द होली कुरान। यहाँ पे आप हॉली, हो यानी आप इमाला करके पढ़ेंगे, यानी
मजहूल पढ़ेंगे, हॉलीडे। अगर आपने हॉलीडे कह दिया तो वो गलत समझ जाएगा सामने वाला, इसका मतलब कि आप किसी मुक़द्दस दिन की बात कर रहे हैं, ईद उल फित्र की बात कर रहे हैं, या ईद उल अज़हा की बात कर रहे हैं, या कोई ख़ास दिन है, शब क़द्र की बात कर रहे हैं, वो माना हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे कहना है हैव अ गुड हॉलीडे। आपको कहना है एंजॉय योर हॉलीडे। आप हॉलीडे नहीं कहेंगे प्लीज़, लोग इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं और मैं भी इसको गलत पढ़ रहा था। लेकिन जब मैं एक अमेरिकन को पढ़ा रहा था तो उसको मैंने कहा कि आप हाउ वाज योर हॉलीडे, तो वो समझ नहीं पाया था। तो उसने बताया ये क्या, व्हाट इज़ हॉलीडे। तो मैंने उससे कहा लीव लीव। ओ तो उसने कहा यस यस यू मीन हॉलीडे, इट इज़ हॉलीडे। तो उस वक्त मैं जाना कि ये हॉलीडे है, वरना मैं भी इसको हॉलीडे पढ़ रहा था, जो कि गलत है। तो इसको आप पढ़ेंगे हॉलीडे, हॉलीडे। ओके, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, आप इंशाल्लाह यहाँ गलती नहीं करेंगे। अब कोई इंसान पार्टी कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका बेटा है पार्टी पे जा रहा है, आपसे बता रहा है अबू मैं पार्टी पे जा रहा हूँ, हमें ख़बर दे रहा है। तो उस वक्त हम कहते हैं माशाल्लाह, ठीक है बेटे जाओ आराम से पार्टी करना, एंजॉय करो पार्टी को, मज़े लेके आओ पूरी तरह से, जो भी हम उर्दू में बोलते हैं। इंग्लिश में भी इसके कुछ अल्फाज हैं, कुछ कलिमात हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है, और वो है हैव अ गुड पार्टी। हैव अ गुड पार्टी हम कह सकते हैं enjoy योर पार्टी, enjoy योर पार्टी। ओके, हाँ यहाँ पे enjoy पढ़ेंगे, enjoy नहीं पढ़ेंगे, enjoy योर पार्टी। अब हम आगे आते हैं रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ, और हम आपको दिखाएंगे कि रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। और ये है आपका होमवर्क रीडिंग प्रैक्टिस के लिए, जिनको आपको करके लाना है। और यहाँ पर 3 पैराग्राफ हैं, आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले ही दिन ये दे दिया होता तो कितने लोग छोड़ दिए होते अब तक। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह लेके चलूँगा, और आपको अब दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। गर्चे आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। चूँकि आप माशाल्लाह 4-5 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब आप इंशाल्लाह इतना कर सकते हैं। तो आप 3 पैराग्राफ देख के घबराएंगे नहीं, बल्कि इसको पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इनको अच्छे से पढ़ के आएँ, किसी तरह की कोई गलती ना हो, आप इनको बुलंद आवाज़ से ज़ोर ज़ोर पढ़ें। तो ये आपका होमवर्क है रीडिंग प्रैक्टिस से मुतालिक, इसको आपको करके लाना होगा इंशाल्लाह। अगली क्लास में हम मैच करेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रामर एक्सरसाइज की, जो कि प्रोनाउन से मुतालिक है और केस से मुतालिक है। क्योंकि आज हमने तफसील के साथ बात की है प्रोनाउन केस के बारे में, तो इसलिए हमने आज आपको सिर्फ प्रोनाउन ही यहाँ पे ला के रखा है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसमें वही जैसा कि आपने कल किया था वही चीज़ इसमें भी करनी है, सेम चीज़ करनी है। इसमें आपको तायन करनी है, आपको बताना है कि यहाँ पे मी किस हालत में इस्तेमाल हुआ, माई किस हालत में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से योर, दे, ही, हर, माई, योर, यू, इस तरह के जो भी ज़मायर यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको इनकी तायन करनी है कि किस हालत में इस्तेमाल हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करके लाएंगे। और आप लोग अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से आप इस कोर्स को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। और यहीं पर आज का हमारा ये सबक ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं अगले सबक में। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।